Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 8, chapter 1, crop production and management. So already I have made one video on this topic. I will give the link of that video in the description box. So you can go and check that video first. And in that video, we have discussed the topics like what is agriculture, what are crops, okay, different types of crops like Kharif and the Rabi crops, and why they are given a different name, Zaid crops, because they are grown in the different season depending upon the environmental conditions they require. Then we have discussed about the method of crop production. And in that, first, we are going to discuss the various agriculture practices which are followed by the farmers in order to grow a healthy crops. And in that, we have first discussed the preparation of soil. So already you know that कि जब भी कोई plant आप soil में grow करते हो, so in that case, सबसे पहले आपको soil को plow करना होता है, ठीक है? Plow का मतलब soil की खुदाई करते हैं आप, ठीक है? एंड वाई दिस फ्लोइंग प्रोसेस इज नेसेसरी, क्यों मिट्टी को खोदना जरूरी है. सो ये सब चीजें डिस्कस की थी. फिर व्हाट आर द एग्रीकल्चरल टूल्स विच आर यूज्ड फॉर फ्लोइंग द सॉइल इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू कैन गो एंड चेक दैट. फिर जब आप सॉइल को फ्लो कर लेते हैं तो सॉइल के बहुत बड़े बड़े से क्रम्स बन जाते हैं, ठीक है? तो उनको ब्रेक डाउन करना, सॉइल की लेवलिंग करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप, जिसमें कि आप सॉइल की लेवलिंग क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ठीक है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और मैन्योर्स टू द सॉइल. सो ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं इससे पहले वीडियो में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द सीड सिलेक्शन एंड द सोइंग प्रोसेस. सो अभी जो हमने पहले दो स्टेप डिस्कस किए, दैट इज द प्लोइंग ऑफ द सॉइल एंड लेवलिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है? ये फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब आपकी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू एड द हेल्दी सीड्स इनटू द सॉइल, ठीक है? तो जो बीज को बोना होता है मिट्टी में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग. सो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल, मिट्टी में बोना फॉर ग्रोइंग द हेल्दी क्रॉप्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोइंग. अब बीज को मिट्टी में बोने से पहले द फर्स्ट स्टेप, जिससे कि आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, किसी भी किसान को ज्यादा उपज मिले, उसके लिए सबसे पहला मेथड होता है कि वो बीजों में से सेलेक्ट कर ले कि कौन से अच्छे और हेल्दी सीड्स हैं. क्योंकि अगर वो गुड और हेल्दी सीड्स सो करता है मिट्टी में, तो ज्यादा चांसेस हैं कि हेल्दी क्रॉप्स ग्रो होंगे विच आर फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन और द डिजीज. मान लो कोई सीड है जिसमें कि ऑलरेडी इन्फेक्शन लगा हुआ है या कोई डिजीज है, तो अगर आप उसको मिट्टी में सो कर देते हैं तो जो क्रॉप ग्रो होगा ऑब्वियसली वो भी हेल्दी क्रॉप नहीं होगा. सो उससे क्या है, आपका जितना भी एफर्ट है वो सारा वेस्ट हो जाएगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द हेल्दी सीड्स. हेल्दी सीड सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है? अब ये कैसे किया जाता है? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट ऑल द सीड्स इन अ बकेट. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही छोटे लेवल पे दिखाया गया है, बट जनरली जो किसान होते हैं इसको बकेट में करते हैं, बाल्टियों में करते हैं. वो सारे के पहले बकेट में पानी भर लेते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी सीड्स उनको सो करने होते हैं उनको उस पानी में डाल देते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद उसको एक बार मिक्स कर देते हैं हाथों से या फिर स्पैचुला से या स्पून से, जो भी चीज है उनके पास, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. तो जब आप उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप ये नोटिस करेंगे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कुछ जो सीड्स हैं वो तो नीचे आके सेटल हो गए हैं, बट कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी हेल्दी सीड्स हैं, ठीक है, वो हेवियर होते हैं, ठीक है? तो जितनी भी भारी सीड्स हैं वो सारे के सारे नीचे आके सेटल हो जाएंगे. इसका मतलब कि वो हेल्दी हैं. आपने ये नोटिस किया होगा, जब दाल या किसी चीज में कीड़े लग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनमें ना गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है? वो हॉलो हो जाता है, अंदर से खाली हो जाता है. सो इसका मतलब कि वो क्या हो गया, अंदर से हल्का हो गया, लाइटर हो गया है. तो जब वो लाइटर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, ठीक है? तो जितने भी हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे बॉटम में आके सेटल हो जाते हैं, और जितने भी सीड्स फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं, वो सबके सब अनहेल्दी सीड्स हैं, उनमें कोई ना कोई डिजीज या इन्फेक्शन है, ठीक है? सो सम सीड्स दैट आर डैमेज्ड
बिकम हॉलो, मतलब अंदर से खोखले हो जाते हैं और जिसके कारण वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और इसीलिए वो फ्लोट करते हैं पानी पे। तो जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं वो अनहेल्दी सीड्स हैं और बाकी के सीड्स जो कि हेल्दी हैं वो हैवियर होते हैं, भारी होते हैं और इसीलिए वो सिंक हो जाते हैं। सिंक का मतलब डूब जाते हैं पानी में और नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा जब आप घर में चावल या दाल धोते हैं या नहीं आपने कभी प्रैक्टिस किया तो मम्मा जब खाना बनाएंगी तो आप जाके बोलिए मम्मा को कि आई वांट टू वॉश। ठीक है, और उसमें आप नोटिस करना दाल के कुछ जो दाने होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी पे, बाकी के जाके नीचे सेटल हो जाते हैं। तो वो जो दाल के कुछ ग्रेन्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं वो अनहेल्दी हैं, उनमें डिजीज है कोई ना कोई, और जो सेटल हो गए हैं वो हेल्दी हैं। फिर आप क्या करते हो, अगर इसमें ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तो इसके साथ जितने भी बीज तैर रहे हैं और पानी वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा लास्ट में, हेल्दी सीड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपके पास यहाँ पे जो हेल्दी सीड्स बची भी हैं, अब यहाँ पे जो हेल्दी सीड्स बची हैं बाय द आफ्टर द डिकेंटेशन प्रोसेस, जब आपने डिकेंटेशन कर लिया तो जो हेल्दी सीड्स हैं वो गीली हैं, वेट हैं। ठीक है, तो किसी भी सीड में जिसमें मॉइस्चर होता है ना उसके खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू कोई भी सीड जो कि ड्राई है। अब ये आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने ये देखा होगा घरों में जब आप कोई भी सब्जी लेके आते हो, ठीक है, या फिर सोचो आप अंगूर लेके आते हो। ठीक है, तो जब आप अंगूर लेके आते हो तो 10 टू 12 डेज तक आप फ्रिज में रख के उसको चला सकते हो, उसके बाद वो खराब हो जाता है। बट उसी अंगूर को अगर धूप में रख के सुखा दिया जाए और उसका सारा मॉइस्चर उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो किशमिश में कन्वर्ट हो जाता है और किशमिश आप 1 साल तक चला सकते हो। सो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज में से अगर मॉइस्चर उड़ा दें तो आप उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हो और वो ज्यादा लंबे टाइम तक चल सकता है, जल्दी सड़ेगा नहीं। ठीक है, सो इन द सेम वे अगर मैं वो गीले सीड्स जो कि मैंने अभी डाल के हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को सेपरेट किया है, तो अगर मैं मॉइस्चर वाले सीड्स ही पानी मिट्टी में सो कर दूं तो देयर में भी चांसेस कि वो सड़ सकते हैं और वो फिर हेल्दी क्रॉप्स में ग्रो ना हो, वो ग्रो ही ना हो, सड़ जाएं, खराब हो जाएं। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है कि वो जो सीड्स हैं जो कि बॉटम में सिंक हुए थे उनको पहले धूप में अच्छे से सुखा लें ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहे, तो उनके सड़ने के चांसेस कम हो जाएं। फिर जब आप उनको सुखा लेंगे तो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सोइंग द सीड्स। तो बीज को बोने के लिए 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसमें से जो पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहले यूज किया जाता था जब कोई एग्रीकल्चर टूल्स नहीं होते थे, तो लोग हाथों से ही बीज को बोते थे। अब आप सोच के देखो, एक एक बीज को थोड़ा सा गड्ढा करना और उसको में बीज डालना, क्योंकि एक छोटे से गमले में तो पॉसिबल है, बट एकर्स ऑफ फील्ड पे बार बार उसको गड्ढा करना और उसमें सीड्स को डालना इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, इट टेक्स यू मेनी मेनी डेज। सो पहले लोग क्या करते थे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते थे। इसको मैनुअल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाथों से किया जाता था, इसलिए कोई मशीन यूज नहीं की जाती थी। So sowing of seed by the hands is the broadcasting method. इस मेथड में क्या किया जाता है था, in this process seeds are taken in the hands. तो ये बास्केट है जिसमें उसके पास सीड्स हैं, उसने हाथों में बीज लिया और वो रेंडमली आप देख रहे हो ऐसे करके फेंक रहा है, स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, इनटू द एंटायर प्लॉट फील्ड। ठीक है, बट अब यहाँ पर ये जो बीज है वो जो मिट्टी पे रेंडमली फेंक रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे बीज गिर जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि दूर दूर तक बीज ना हो। ठीक है, दूसरा कि ये सारे के सारे बीज जो हैं ये सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर पे ही रहेंगे, ये अंदर नहीं जाएंगे करेक्ट डेप्थ तक। सो उससे क्या नुकसान है कि अगर बीज सॉइल के अंदर नहीं जाता है तो देयर में भी चांस कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो फ्लाई करती रहती हैं, अगर उनको सीड्स दिखेंगे तो वो क्या करेंगी, खा लेंगी उसको। तो उससे किसका नुकसान है, किसान का नुकसान है। ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए नाउ आजकल दूसरा मेथड यूज किया जाता है, दैट इज द सीड ड्रिल मेथड। ये एक मैकेनिकल मेथड है क्योंकि मशीन से किया जाता है और बेटर है ब्रॉडकास्टिंग से। सो इस ढंग से ये जो सीड ड्रिल है ये ट्रैक्टर से अटैच किया जाता है और इसकी मदद से जो सीड्स हैं उनको सो किया जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो सीड्स हैं वो डाले जाते हैं और फिर वो ट्रांसफर होके इनमें आते हैं और इनके थ्रू प्रॉपर डेप्थ तक वो सीड्स को सो किया जाता है। ठीक है, अब क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ यूजिंग द सीड ड्रिल ओवर द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सो सबसे पहला जो बेनिफिट इसमें ये है कि आप देख सकते हो इस सीड ड्रिल में कि जो जिनके थ्रू सीड एंटर होने वाले हैं इनटू द फील्ड, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल ही प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं।
ठीक है, दे आर एट द प्रॉपर डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और एक वो प्रॉपर डेप्थ तक उसको पहुंचाएंगे। सो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में तो आप रैंडमली फेंक रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेंगे, एक जगह पर बहुत सारे सीड्स नहीं आएंगे, और अप्रोप्रिएट डेप्थ मतलब सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाएंगे, जिससे कि वो हेल्दी वे में ग्रो हो सके। क्योंकि अगर आपने बीज मिट्टी के ऊपर ही छोड़ दिया है तो देयर में भी चांस कि वो हवा या पानी या बारिश के संग बह जाए या चिड़िया खा जाए, और अगर बहुत ज्यादा अंदर आपने डेप्थ में उस बीज को डाल दिया है तो वहां पे प्रॉपर एयर और वाटर ना मिलने के कारण, सनलाइट ना मिलने के कारण हो सकता है कि वो जो सीड है वो ग्रो ही ना करे। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंस और अप्रोप्रिएट डेप्थ तक डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मशीन से कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो जल्दी होगा, टाइम बचेगा, लेबर बचेगी। नेक्स्ट, जो सीड्स हैं क्योंकि वो आप उनको सीधा फैला नहीं रहे हो, रैंडमली ऐसे फेंक नहीं रहे हो मिट्टी पे, सो उस क्योंकि आप मिट्टी के अंदर डाल रहे हो तो वहां पे कोई भी चिड़िया या कोई भी बर्ड उसको खाएगी नहीं, तो आपका बहुत सारा जो सीड्स है वो सेव हो जाता है, एफर्ट बचता है आपका। नेक्स्ट, अगर मैं रैंडमली ऐसे ही फेंक रही हूँ तो देयर में भी चांस कि बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएं, तो फिर वहां पर क्या है कि एक ही जगह पे बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स ग्रो होंगे, तो वहां पर वो फाइट करेंगे वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिसके कारण कि वो जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें से कोई भी प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए सीड ड्रिल मेथड ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। सो जनरली आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो सीड्स हैं उनको सो कर दिया जाता है सॉइल में, बट कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जिनकी सीड्स डायरेक्टली सॉइल में सो नहीं की जाती है, वहां पे उनके सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे से पौधे उनके सॉइल में सो किए जाते हैं। अब ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस है, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा, लेट मी शो यू द फिगर, कि राइस को ऐसे ग्रो किया जाता है, तो राइस का सीड नहीं है, देखो आप छोटे छोटे से पौधे हैं, सेपलिंग्स हैं, ठीक है, तो इसके सेपलिंग्स को फील्ड में डाला जाता है, ना कि सीड्स। तो जैसे राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिलीज हैं, इनको डायरेक्टली जो फील्ड है उसमें सो नहीं किया जाता है। सो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये जब राइस का जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाता है तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये कवरिंग है जिसमें से राइस को रिमूव किया जाता है। तो ये जो धान होता है बेसिकली, लेट मी शो यू ये स्टेप्स कैसे अकर करते हैं। सो एज यू कैन सी सिंगल ग्रेन ओके ऑफ अ राइस, इसको प्लांट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है इनटू द सैपलिंग्स, और जब ये सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम डे 1 to day 21, so on 21st if you have planted it on first day, then on 21st day it converts into the proper sapling, और फिर इस सैपलिंग को नर्सरी में से हटा के और इसको फील्ड में वापस से प्लांट किया जाता है, और इस ढंग से जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है, ट्रांसप्लांटेशन की मदद से जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ग्रो होते हैं, वो आपको याद रखना है। और अगर ये पूछा जाता है कि ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड किस ढंग से बेनिफिशियल है फॉर द फार्मर्स, तो यहाँ पे आपको ये आंसर देना है, क्योंकि ये हेल्प करता है मेथड in order to select the farmers healthy saplings and to plant them at a proper distance so that the crops can grow well and healthy. Okay, so ये था about sowing the seed, ठीक है। अब जब सीड सो कर दिया जाता है तो उसके बाद, क्योंकि जो सीड है वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, फ्रॉम द सॉइल ओनली। सो बेसिकली जो सॉइल है उनमें न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, तो जनरली क्या होता है कि एक ही तरह का क्रॉप, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी फील्ड पे बार बार ग्रो करते जाते हो, तो वो जो क्रॉप है वो क्या कर रहा है, जो सॉइल है उसमें से न्यूट्रिएंट ले रहा है और ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अब बार बार उसमें से अगर आप न्यूट्रिएंट निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फिर आप जब बीज लगाओगे तो जो
मिट्टी है उसमें उतनी ताकत नहीं है जिससे कि वो जो प्लांट्स हैं, वो जो क्रॉप्स हैं, वो बेसिकली हेल्दी ग्रो कर सके। सो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो होता है दैट इज द एडिंग मैन्योर ऑन फर्टिलाइजर। बेसिकली ये मेथड जो होता है वो हेल्प करता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट लेवल इन द सॉइल। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है जिससे कि जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिले और वो अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो हो सके, ठीक है। सो अब जो फार्मर्स हैं वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज और इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहला है फील्ड फैलो। अब फील्ड फैलो क्या होता है, इस मेथड में बेसिकली जो लैंड है उसको लेफ्ट कर देते हैं अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। मतलब कि मान लो कि हमने अभी देखा था ना, खारिफ क्रॉप्स जो हैं, खारिफ क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, और फिर जो राबी हैं वो ग्रो होते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। और फिर जायद क्रॉप्स ग्रो कर दिए जाते हैं। तो जब कॉन्टिन्यूअसली आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट लेवल तो डिक्रीज होता जाएगा। तो इन ऑर्डर टू रीस्टोर द न्यूट्रिएंट लेवल इन द सॉइल, जो खेत है उनको अनकल्टिवेटेड मतलब उन पे खेती नहीं की जाती है, उन पे कोई भी प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि जो सॉइल है उनका न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज हो सके। अब सॉइल जो आपका फील्ड है उसको खाली छोड़ने से न्यूट्रिएंट लेवल कैसे बढ़ जाएगा? तो आप सबने पढ़ा है कि जो सॉइल होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि डिकम्पोज करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो मिट्टी में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो भी सूखी पत्तियां होती हैं, जो भी रूट्स होते हैं जो मिट्टी में रह जाते हैं, उन सबको क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अ बैक्टीरिया, वो डिकम्पोज कर देता है। तो जब वो सब डिकम्पोज होती हैं तो उन सबका न्यूट्रिएंट कहाँ मिक्स होगा, वापस से सॉइल में ही मिक्स होगा, ओके। सो इस ढंग से जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज होता है। एंड प्लस ये ऐड करता है ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस का मतलब मॉइस्चर टू द सॉइल, ठीक है। तो इस ढंग से ये नेचुरल मेथड है कि खेत को खाली छोड़ दिया जाए, उस पे एक सीजन के लिए खेती ना की जाए, जिससे कि जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर है उनको डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो इस ढंग से फील्ड फैलो की मदद से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। बट जनरली ये प्रैक्टिस पहले की जाती थी, आजकल ये प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर किसी के खाने की नीड को मीट करना है। तो अगर आप खेत एक सीजन के लिए छोड़ देंगे तो उस केस में क्या है कि इतनी उपज नहीं होगी कि हर किसी को खाना मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए। तो मान लो कि अगर मैं एक ही तरह का क्रॉप बार बार किसी भी एक लैंड पे बार बार वही ग्रो करती हूँ ईयर आफ्टर ईयर, तो वो तो एक तरह का जो क्रॉप है वो तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट ही लेगा सॉइल से ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा वहां पे कि वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट है वो कम होने लगेगा मिट्टी में। तो उसके कारण जो क्रॉप है उसकी जो उपज है वो कम हो जाएगी और क्रॉप्स भी हेल्दी ग्रो नहीं होंगे। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि इस बार जो क्रॉप लगाया है नेक्स्ट टाइम दूसरा क्रॉप लगाना है जिसको कि दूसरे न्यूट्रिएंट लेवल की जरूरत हो। तो इस ढंग से जो न्यूट्रिएंट लेवल है सॉइल में वो वापस रिप्लेनिश किया जा सकता है। सो जो प्रैक्टिस होती है डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को ग्रो करना अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ये एक बार वो ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इसकी मदद से आप जो भी न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है सॉइल में, खत्म हुआ है सॉइल में, ठीक है, उसको आप वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं। अब लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ, ठीक है। अब मान लो कि जो चावल या गेहूं की फसल है, एक चावल और एक गेहूं की फसल के बीच में आपने क्या किया, दालों की फसल लगा दी। तो अब जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, वो कैसे हेल्प करती हैं आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट लेवल को अच्छा रखने में। तो जनरली क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो जो राइस और व्हीट हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं आपके सॉइल से, जैसे कि नाइट्रोजन आपके मिट्टी में से ले लिया। अब नाइट्रोजन का लेवल जो है वो आपके मिट्टी में कम होता जा रहा है जिसके कारण जो सॉइल है उसकी उर्वरक क्षमता
जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो अब आप नेक्स्ट राइस या व्हीट लगा दोगे तो उतना अच्छे से वो ग्रो नहीं करेगा। पर आपने क्या करा, चावल और गेहूं की फसल के बीच में अगर आपने दालों की फसल लगा दी, तो जो दालों के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि पानी में घुल सकता है। और इस ढंग से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। और इस ढंग से जो नाइट्रोजन का लेवल है सॉइल में इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो क्रॉप रोटेशन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट लेवल को अच्छा रख सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। एक और मेथड है जो कि फार्मर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो कि सबसे इजी मेथड है, एंड दैट इज एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने की क्या जरूरत है, तो अभी मैंने बताया कि जो प्लांट्स है उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। और जब क्रॉप ग्रो होते हैं सेम फील्ड पे अगेन एंड अगेन, तो जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल में वो इजिली यूज्ड अप होता है, जिसके कारण कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और जिसके कारण जो उपज है वो भी कम होने लगती है। So in order to increase the nutrient level of the soil, farmer add करते हैं manure और fertilizer। तो other than the field fallow and crop rotation, manure और fertilizer भी डाला जा सकता है in order to increase the fertility of the soil। Now ये manure और fertilizer क्या होते हैं, ये कैसे इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है जब एक ही काम करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैन्योर। तो मैन्योर जो होता है उसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। ठीक है, अब मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है सड़ना, ठीक है, ऑफ द एनिमल एंड बफेलोज एंड द प्लांट रेसिड्यू। ठीक है, तो कोई भी जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि एनिमल वेस्ट है, ठीक है, या प्लांट वेस्ट है, जब वो डिकम्पोज होता है नेचुरली विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज और अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे मैन्योर प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैन्योर है उसमें स्मॉल अमाउंट होता है ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो मिट्टी है उसमें ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो मैन्योर जो होता है वो ऐड करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बट अगर मैन्योर में देखा जाए तो इनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो मैन्योर में अच्छा क्या होता है, तो मैन्योर जो होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। तो बेसिकली जो मैन्योर है वो आपके सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर ऐड करता है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर नहीं कर पाते। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स जो कि मैन्योर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि जनरली पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अगर वो पानी में सॉल्युबल नहीं है तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मैन्योर या फर्टिलाइजर है वो डाला कहाँ जाता है, सॉइल में डाला जाता है। ठीक है, और फिर सॉइल में आप पानी भी डालते हैं, तो जो चीज पानी में इजिली घुल जाती है तो रूट्स उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचा सकते हैं। पर क्योंकि जो मैन्योर है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, तो इसीलिए उसको एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो मैन्योर होता है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। उसमें मैन्योर को अगर आप ऐड कर रहे हैं आपके खेतों में तो उससे जो जनरल डेफिशिएंसी होती है सॉइल की वो खत्म की जा सकती है। मान लो आपके सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, तो बाय एडिंग ओनली द मैन्योर नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर पोटेशियम बहुत ज्यादा कम है, कोई एक पर्टिकुलर मिनरल आपके उसमें बहुत ज्यादा कम है, तो खाली मैन्योर जो होता है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता। तो इसीलिए जनरल डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको कोई एक चीज में अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है तो आप मैन्योर को डाल के उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखोगे तो जो मैन्योर होता है वो वॉल्यूमिनस होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा
जगह घेरता है, बहुत बल्की होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना, ठीक है, ये सब बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो मैन्योर सस्ता होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जितना भी एनिमल और प्लांट वेस्ट है, एक गड्ढा खोदना होता है बहुत नीचे तक, जहाँ पे कि एयर नहीं पहुंच सके, ठीक है, और सनलाइट नहीं पहुंच सके। तो इतना नीचे तक गड्ढा खोद के जितना भी आपका एनिमल और प्लांट वेस्ट है सारा डंप कर दो। उसको हल्का सा अगर ड्राई वेस्ट है तो हल्का गीला करना पड़ता है आपको उसको, और फिर उसको ढक दो गड्ढे से, मिट्टी से अच्छे से उसको कवर कर दो। एंड इट टेक्स अराउंड फ्यू मंथ्स इन ऑर्डर टू डिकम्पोज। तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वहां पर, ठीक है, वो उसको धीरे धीरे करके डिकम्पोज कर देते हैं जो वेस्ट होता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर। ठीक है, तो ये सस्ता होता है क्योंकि ये वेस्ट से बन रहा है और इसमें सिर्फ गड्ढा करना होता है और इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, जो अब कितने तरह के मैन्योर होते हैं, तो सबसे पहला जो मैन्योर होता है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। अब कंपोस्ट कैसे बनता है? ये जनरली प्लांट वेस्ट से बनता है या फिर एनिमल्स में जो उनका डंग होता है, जो वेस्ट मटेरियल वो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे काउ डंग। ओके, तो प्लांट वेस्ट या फिर एनिमल डंग जो होता है वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट ओके इन द सॉइल। नेक्स्ट होता है वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है वो डिकम्पोज कर रहा है प्लांट और एनिमल वेस्ट को। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ द अर्थवॉर्म्स। ठीक है, सो कंपोस्ट जो होता है उसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है और वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म डिकम्पोज करते हैं। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं वो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है प्लांट और एनिमल का, उसको बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर देते हैं। और लास्ट होता है ग्रीन मैन्योर। इसमें जो क्रॉप्स होते हैं जैसे दाल है ना, लेग्यूम्स, उनको पहले कल्टीवेट किया जाता है लैंड में, मतलब उगाया जाता है, और फिर जब उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद उसकी खुदाई करके प्लोट बैक, मतलब जो दालें हैं उनको कल्टीवेट करके उगा के फिर वापस से उनको खुदाई करके वापस से उनको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो अगर आप उनको वापस से जो उनका प्लांट्स है उसमें से वापस अगर मिट्टी में मिक्स कर दो तो वापस से न्यूट्रिएंट लेवल, जो नाइट्रोजन का लेवल है सॉइल में, वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो अगर देखें तो मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। बट अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को वो कवर अप नहीं कर सकता। दूसरा कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर। तीसरा कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन में भी उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होता। अच्छी चीज देखें तो वो आपके सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है जो कि फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी मूव टू द फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन मेड सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो अगर आपके खेतों में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है इन मिनरल्स में से तो आप इनको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी ही आपके न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ह्यूमस ऐड नहीं कर पाते हैं सॉइल में क्योंकि ये सॉल्ट है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनमें कोई ह्यूमस नहीं होता है, नो मॉइस्चर इज देयर। नेक्स्ट, क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं इजीली वाटर में, तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसके कारण जो प्लांट्स हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर का बेनिफिट क्या है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके सॉइल की क्या नीड है, आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की है या पोटेशियम की है, आप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर को अपने सॉइल में ऐड करके न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो फर्टिलाइजर होता है क्योंकि नमक है तो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कम जगह में आ जाता है, कंसंट्रेटेड होता है, बहुत इजी है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और क्रॉप्स में मिक्स करना भी। ठीक है, नेक्स्ट, बट फर्टिलाइजर जो है क्योंकि वो ह्यूमन मेड है और सिंस इट्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट तो इसीलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। और जनरली जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है दैट इज द एनपीके फर्टिलाइजर जो कि रिच होता है इनटू द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, और इसके अलावा यूरिया भी कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर है।
ठीक है, तो अगर हम मैन्योर के देखें तो अपने बेनिफिट्स हैं, फर्टिलाइजर्स के देखें तो अपने बेनिफिट्स हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इट कि फर्टिलाइजर जो होता है वो बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वो ह्यूमस ऐड नहीं कर सकता है आपके सॉइल में, तो ये उसका ड्रॉबैक है। दिस इज द डिफरेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Okay, so this is it about this video, and in the next video we are going to discuss the next topic of the chapter, like the next is the irrigation. Okay, and after that we are going to discuss the protection of the crops from the weeds, okay, and from the pest, and then we are going to discuss about the harvesting, okay, and storage. So if you're having any kind of doubt regarding this topic which we have covered in the video, you can ask your query in the comment section. I will definitely reply you. So till then, take care. Bye bye.